बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, आप लोगों ने मेट का एग्ज़ाम कर लिया और आपने बहुत इन्जॉय किया होगा पेपर को। आज हम लैब के अंदर उसी पेपर का सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस करते हैं। हम प्रॉब्लम को भी अंडरस्टैंड करते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे बना या कैसे बनाया जा सकता था, हम उसको डिस्कस करते हैं। इस दौरान में अगर आपको कोई क्वेश्चन हुआ या आपको कोई आइडिया हुआ कि क्या हम इस तरीके से भी कर सकते हैं या उस तरीके से भी कर सकते हैं, तो मैं उसको भी जो है वो आपका आंसर करूँगा। तो एक काम तो आप लाजमी कर लिया करें कि जैसे कि प्रीवियस आपकी हैबिट थी कि जैसे आप क्लास में एंटर होते हैं तो अपनी अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं, तो आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर लिया करें। इस आदत को हमें भूलना नहीं है ताकि आपकी जो प्रेजेंस है वो बरकरार रहे और किसी सूरत में आपकी अटेंडेंस शॉर्ट ना हो जाए। तो आजकल में बच्चे जो है वो वैसे भी बहुत लेट ज्वाइन करते हैं या वो बिल्कुल ज्वाइन नहीं कर रहे होते फॉर सम रीज़न। तो जो बच्चे क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते या ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेते उनकी एब्सेंट मार्क होगी और उसका कोई सलूशन नहीं है सिवाय इसके कि उनकी अटेंडेंस शॉर्ट कर दी जाएगी। आपके लिए कम से कम 75% अटेंडेंस होना लाजमी है। अगर 75% अटेंडेंस नहीं होती तो फिर आप फाइनल पेपर नहीं दे सकते, और जब फाइनल पेपर नहीं दे सकते तो फिर आपका जो कोर्स होता है वो ड्रॉप हो जाता है या वो फेल हो जाता है। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपनी अटेंडेंस जो है वो बरकरार रखनी है। जी, मिड के अंदर आपके पास जो है कुल 4 सवाल थे। तो वो 4 सवाल कैसे थे और उनको कैसे सॉल्व करना था, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास था क्वेश्चन नंबर 1, क्रिएट अ क्लास नेम रेक्टेंगल। एक क्लास बनानी थी, क्लास का नाम आपने रखना था रेक्टेंगल, हैविंग लेंथ एंड विड्थ एज एट्रीब्यूट। इसमें दो एट्रीब्यूट हैं, लेंथ और विड्थ। ये जो लेंथ और विड्थ हैं इनकी डेटा टाइप जो है वो नहीं बताई गई। तो जब डेटा टाइप नहीं बताई जाती तो फिर इसको आपने पूरे प्रॉब्लम को देखने के बाद जो है गैस करना होता है कि इसकी डेटा टाइप क्या मुमकिन बन सकती है। तो अगर हम अभी इसी सिचुएशन के ऊपर अगर गैस करें तो हम इंटीजर भी रखें तब भी इस वक्त करंट जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी है इसके अंदर रहते हुए इंटीजर भी बिल्कुल वैलिड होगी, इंटीजर में भी कोई इशू नहीं होगा। बाय लेंथ और वेट के लिए आपके पास जो वैल्यू होगी वो कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, तो उसके लिए इंटीजर भी जो है वो सूटेबल है। अच्छा, अब इसके बाद है देयर शुड बी बिहेवियर्स टू सेट द वैल्यूज ऑफ लेंथ एंड वेट। यहाँ पे कुछ बिहेवियर्स होंगे, कुछ मेथड होंगे जो कि लेंथ और विड्थ की वैल्यूज़ को सेट करेंगे। अब वो सेट करने के लिहाज से आगे जो है वो ब्रैकेट में इसको हिंट भी दिया हुआ है कि इसमें इंडिविजुअली भी आप वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं और कलेक्टिवली भी कर सकते हैं। इंडिविजुअली का मतलब ये होगा कि आपको सेट लेंथ का और सेट विड्थ का अलग-अलग मेथड बनाना पड़ेगा, और इसी तरीके से कलेक्टिवली में ये होगा कि आप एक ही सेट के मेथड के अंदर लेंथ और विड्थ दोनों की वैल्यूज़ को सेट कर लेंगे। फिर है एंड गेट देयर वैल्यूज़ इंडिविजुअली, और इसके अलावा मेथड होगा जो कि इनकी वैल्यूज़ को इंडिविजुअली गेट करने के लिए यूज़ होगा। आप कौन कौन सी वैल्यूज़ आप गेट करेंगे, इसमें आप लेंथ की वैल्यू गेट करेंगे और विड्थ की वैल्यू को गेट करेंगे। देयर शुड आल्सो बी ए वे टू डिस्प्ले द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। इसमें आपके पास बिहेवियर होंगे जो कि पैरामीटर और एरिया को भी जो है वो डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप मेथड की तादाद देखें तो मेथड कितने हैं आपके पास, एक आपका लेंथ को सेट करने के लिए, दूसरा विड्थ को सेट करने के लिए, तीसरा इन दोनों को कलेक्टिवली सेट करने के लिए, फिर चौथा जो है वो लेंथ की वैल्यू को गेट करने के लिए, पांचवा विड्थ की वैल्यू को गेट करने के लिए, छठा जो है वो पैरामीटर के लिए, और सातवां जो है वो एरिया के लिए। तो ये आपके पास जो है वो मेथड है जो कि रेक्टेंगल क्लास के अंदर होने चाहिए, और इसके अलावा दो एट्रीब्यूट जो है यहाँ पे आपको पता चल गए हैं। फर्दर आप देखें नेक्स्ट, तो इसमें नेक्स्ट काम ये करना है क्रिएट अनदर क्लास नेम एज मेन। एक और क्लास बनानी है जिसका नाम आपने रखना है मेन, विच हैव टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ रेक्टेंगल R1 एंड R2। इसमें दो रेक्टेंगल क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे, उनके नाम भी यहाँ पे मेंशन कर लिए हैं कि वो R1 और R2 होंगे। हैविंग लेंथ, इनकी जो लेंथ होगी R1 की लेंथ होगी 3.2, R2 की जो लेंथ होगी वो होगी 20, एंड विड्थ, और जो इनकी विड्थ है उसमें R1 की जो विड्थ होगी वो होगी 4.5 और R2 की जो होगी वो 36 होगी। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि इसी तरतीब से इनकी वैल्यूज है वो आपने इनको प्रोवाइड करनी है। ऑल्सो डिस्प्ले द लेंथ, विड्थ
पैरामीटर एंड एरिया ऑफ बोथ रेक्टेंगल। इसके अलावा आपने डिस्प्ले क्या करना है, आपने लेंथ को डिस्प्ले करना है, ठीक है, आपने विड्थ को डिस्प्ले करना है, पैरामीटर को डिस्प्ले करना है और एरिया को डिस्प्ले करना है, जो कि दोनों रेक्टेंगल्स के लिए आप जो है वो अलग जो है ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये आपके पास प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम के अंदर रहते हुए देखें तो हमें लेंथ और विड्थ के लिए कौन सी डेटा टाइप को सिलेक्ट करना चाहिए। तो अब इनकी वैल्यू से देखें तो इसमें अगर हम सिर्फ 20 और 36 को देखें तो इंटीजर वैल्यू काफ़ी होगी, लेकिन 3.2 और 4.5 जो है वो इंटीजर के अंदर होल्ड नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें या तो फ्लोट टाइप यूज़ करनी पड़ेगी या फिर हमें डबल टाइप यूज़ करनी पड़ेगी। तो आप इनमें से फ्लोट यूज़ करें या डबल यूज़ करें, दोनों ही बिल्कुल वैलिड होंगे। बहरहाल जब आप फ्लोट वैल्यू यूज़ करेंगे तो उसके अंदर थोड़ी सी कंडीशनल चीज़ें हैं जिसको हमें मद्देनज़र रखना होगा। डबल के अंदर हमें वो बहुत सारी चीज़ों से जो है वो आज़ादी मिल जाती है, जिसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, अब इसका जो सोल्यूशन है इसको आप देख लें तो हमने एक रेक्टेंगल क्लास की फाइल बना ली, रेक्टेंगल डॉट जावा। तो एक फाइल हमारे पास ये बन गई। इसके अंदर आप देखें तो हमारे पास एक क्लास है रेक्टेंगल की, इसको हमने पब्लिक रखा है। इसका कीवर्ड क्लास और क्लास का नाम है रेक्टेंगल, और इसकी बॉडी जो है क्लास की वो ये स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे आके जो है ये क्लोज हो रही है। अब इसमें क्या कुछ किया हुआ है, इसमें हमने दो एट्रीब्यूट लिखे हैं, लेंथ और विड्थ। इनकी जो डाटा है वो हमने डबल रखी है और इनको हमने प्राइवेट रखा है। अब प्राइवेट के बारे में जो है वो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली नहीं कहा हुआ कि इसको हमने प्राइवेट रखना है, लेकिन आप जो है इसको इस तरीके से गैस कर सकते हैं कि यहाँ पे हम गेट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अगर हम गेट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हमें एट्रीब्यूट को डायरेक्टली यूज़ नहीं करना, हम गेट के मेथड से जो है उसको यूज़ करेंगे। जब गेट के मेथड से हम नॉर्मली यूज़ करते हैं तो हम उसकी जो विजिबिलिटी है उसको प्राइवेट रखा करते हैं। तो इस कंसेप्ट के साथ जो है वो हम यहाँ पे प्राइवेट रख रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने इसको प्राइवेट नहीं रखा तो उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, क्योंकि डायरेक्टली इसमें नहीं कहा हुआ। तो उस बेस पे जो है उनके ये प्राइवेट ना रखने की सूरत में जो है उनके मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर किसी ने इसको पब्लिक रख लिया है या इसकी डिफ़ॉल्ट विजिबिलिटी रख ली है, यानी कि इसको पैकेज रख लिया, तब भी ये बिल्कुल वैलिड होगा। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट देखें तो हम यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं सेट का। इसकी रिटर्न टाइप देखें तो ये वॉइड है, क्योंकि हम उसकी वैल्यू को सेट करना चाहते हैं। इसको हमने विजिबिलिटी पब्लिक रखा है क्योंकि इसको हमने यूज़ करना है आउटसाइड द क्लास। तो इसकी जो विजिबिलिटी है वो पब्लिक होना लाजमी है, क्योंकि हमने इसको यूज़ करना है आउटसाइड द क्लास। अच्छा, अब इसके अंदर हम दो एट्रीब्यूट दो दो आर्गूमेंट पास कर रहे हैं। एक लेंथ है, दूसरा विड्थ है, और इसमें हमने जो है वो लेंथ जो कि एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू और विड्थ जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे सेट कर लिया। तो ये वही तरीका है, दिस डॉट लेंथ इक्वल्स टू लेंथ। तो यहाँ पे दिस डॉट लेंथ से आप क्लास के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, और विदाउट दिस जो हमारे पास लेंथ है ये आर्गूमेंट में आने वाला जो वेरिएबल है वो आपको यहाँ पे रिसीव हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखें यहाँ पे, तो हमने सेट लेंथ का मेथड बनाया। यहाँ पे मैंने सेट के मेथड को ओवरराइड नहीं किया, सॉरी ओवरलोड नहीं किया। ओवरलोड मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि सेट की मेथड के साथ मैं अगर एक चीज़ को ओवरलोड कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल लेंथ को मैं ओवरलोड कर लेता हूँ, मैं विड्थ को ओवरलोड नहीं कर सकता। वो इस वजह से है क्योंकि सेट के साथ जो सिग्नेचर देखेंगे तो सेट और उसके बाद मेथड का नाम होगा सेट और उसके बाद एट्रीब्यूट होगा डबल। सेट विड्थ के लिए भी आपके पास मेथड का नाम होगा सेट और उसकी भी एट्रीब्यूट में होगा डबल, तो उसका सिग्नेचर मैच करते हैं। क्योंकि सिग्नेचर मैच करते हैं तो इसलिए फिर मैं सेट का ओवरलोड नहीं बना सकता। तो उसमें ज़्यादा बेहतर ये होता है कि भाई जब हम ओवरलोड ना बना सक रहे हो तो हम उसको प्रॉपर नेमिंग ऐसे दें जिससे पहचान हो जाए कि ये मेथड जो है वो किस मकसद के लिए है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सेट लेंथ से हमें पता चल रहा है कि हम इसमें लेंथ की वैल्यू को सेट करना है, और इसमें हम एक डबल टाइप की वैल्यू लेंथ जो है वो पास कर रहे हैं और लेंथ की वैल्यू को हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। फिर इसके बाद सेट विड्थ का मेथड है जिसमें हम विड्थ को सेट कर रहे हैं, और इसके बाद गेट लेंथ का मेथड है। गेट लेंथ में देखें तो हम यहाँ पे लेंथ को जो है वो रिटर्न करवा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे किया रिटर्न दिस डॉट लेंथ। अब चूंकि लेंथ जो है वो डबल टाइप का हमने रखा हुआ है तो ये डबल टाइप हम इसकी रिटर्न कर रहे हैं। इसी तरीके से गेट विड्थ है, गेट विड्थ के अंदर हम जो है वो विड्थ की वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं, तो उसकी रिटर्न टाइप भी हमने जो है वो डबल रखी हुई है। बाकी इनकी विजिबिलिटी देख रहे हैं हमने पब्लिक इसलिए रखी हुई है क्योंकि हमने इसको आउटसाइड द क्लास जो है वो यूज़ करना है। तो अगर ये
पब्लिक नहीं होंगे तो आउटसाइड द क्लास यूज़ करना इनको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। या तो आप इसको जो है वो नो विजिबिलिटी रखें, यानी कि पैकेज रखें, तो अगर वो एक ही पैकेज के अंदर आपके पास दोनों फाइल्स होंगी तो वहाँ पे ये एक्सेस हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको प्राइवेट कर लेंगे तो फिर ये आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए प्रेफरेबल ये है कि उसको पब्लिक रखा जाए, या उसका एटलीस्ट पैकेज या जिसको हम जो है वो नो विजिबिलिटी से मेंशन कर रहे होते हैं, नोटेट कर रहे होते हैं, हम वो रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको मेथड मिलेगा गेट पैरामीटर। तो ये गेट पैरामीटर का मेथड है। इसमें देखें तो हमने लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई किया है, हमने विड्थ को 2 से मल्टीप्लाई किया है, और फिर इनके जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो डबल वैल्यूज आ रही हैं इनको आपस में ऐड कर लिया है। ये फार्मूला आता है पैरामीटर फाइंड आउट करने का। तो हमने पैरामीटर फाइंड आउट किया और उसके बाद हमने इसको रिटर्न कर दिया। इसकी जो वैल्यू होगी वो डबल में आएगी, क्योंकि लेंथ और विड्थ वैसे ही डबल में है, और जब ये मल्टीप्लाई होंगे और ऐड और मल्टीप्लाई होंगे तो उसका रिजल्ट भी डबल में ही होगा, और ये डबल वैल्यू ही रिटर्न होनी चाहिए। इसके बाद गेट एरिया का मेथड है। एरिया हम निकालते हैं रेक्टेंगल की विड्थ को रेक्टेंगल की लेंथ से मल्टीप्लाई करके। तो हमने यहाँ पे किया है दिस डॉट विड्थ इनटू दिस डॉट लेंथ। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होने के बाद इसका जो रिजल्ट है इसको हम रिटर्न करवा रहे हैं, जो कि डबल वैल्यू रिटर्न होगी। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला हिस्सा, जिसमें हमने रेक्टेंगल क्लास बनानी है। अब इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे मेन क्लास में। तो मेन क्लास के लिए हमने एक और फाइल बनाई है मेन डॉट जावा। तो इस क्लास में देखें तो हम यहाँ पे क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम है मेन। इसको भी हमने रखा है पब्लिक, कीवर्ड हम यूज़ करें क्लास, जिससे पता चल रहा है कि हम ये क्लास बना रहे हैं। इसके बाद क्लास की ये बॉडी स्टार्ट हो रही है और ये क्लास की बॉडी क्लोज हो रही है, और इसके अंदर हम जो है वो मेन मेथड बना रहे हैं। तो हमने मेन क्लास के अंदर 2 ऑब्जेक्ट बनाने थे, तो उसको यूज़ करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम उसके अंदर मेन मेथड बना लें और मेन मेथड के अंदर ये काम कर लें। अगरचे उस क्वेश्चन के अंदर मेन मेथड का जिक्र नहीं है, लेकिन वहाँ पर ये ज़रूर जिक्र है कि आपने जो है वो ये वैल्यू सेट करनी है और ये वैल्यू अपने डिस्प्ले करनी है। तो सेट और डिस्प्ले करने के लिए आपको मेथड लाजमी चाहिए, और मेथड में जो है वो हम लोगों को डिस्प्ले करवाना है, आउटपुट पे शो करवाना है, तो उसके लिए मेन मेथड जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखें तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं R1 और एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं R2। तो ये हमारी पहली रिक्वायरमेंट थी। इसके बाद हमने जो है वो R1 की वैल्यूज़ को सेट किया। तो R1 की लेंथ की वैल्यू को सेट करने के लिए सेट लेंथ का मेथड कॉल किया, उसमें वैल्यू पास की 3.2। अच्छा, अब यहाँ पे आपने चीज़ गौर करनी है। अगर तो आपने जो लेंथ और विड्थ है उसकी जो टाइप है वो रखी है डबल, तो फिर तो आप यहाँ पे ऐसे ही पास करेंगे 3.2। लेकिन अगर आपने उसकी वैल्यू रखी है फ्लोट, तो अगर आप यहाँ पे अगर 3.2 करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एरर आएगा। एरर इस चीज़ का होता है यहाँ पे कि जावा जो है वो डिफ़ॉल्ट के अंदर जो ये वैल्यू है 3.2, जब पॉइंट वाली वैल्यू से न्यूमेरिक वैल्यू आप रखते हैं तो उसको डिफ़ॉल्ट में डबल रहता है। तो अगर आप वहाँ पे फ्लोट रख लेंगे तो फिर फ्लोट को यहाँ पे अगर आप फ्लोट की आर्गूमेंट के अंदर डबल वैल्यू पास करेंगे तो वहाँ पे एरर होगा। वो एरर ये कि एक आप लार्जर डेटा टाइप को या हायर प्रेसिडेंस की जो डेटा टाइप है उसको आप लोअर के अंदर जो है वो सेंड कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ डाटा जो है उसमें लॉस होने के इम्कान होते हैं। तो चूंकि डेटा लॉस होने के इम्कान होते हैं, तो उस सूरत में ये रखा जाता है कि आप जो हैं वो इसमें क्या करेंगे, इसमें आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो वैल्यू आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, चाहे आप ये कांस्टेंट वैल्यू यूज़ करें, आपको ये बताना पड़ेगा कि फ्लोटिंग वैल्यू है, यानी कि फ्लोट वाली वैल्यू है। FLOAT फ्लोट जो टाइप है वो उसकी वैल्यू है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको अगर यहाँ पे फ्लोट डाटा टाइप रखी है तो यहाँ पे लाजमी है कि आप यहाँ पे 3.2 के साथ f लिखें, अदरवाइज यहाँ पे एरर होगा और उसके मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। ठीक है। लेकिन अगर आपने डेटा टाइप डबल रखी है तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर आप ये 3.2 ऐसे ही रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे R1 की वैल्यू रख ली है, उसकी लेंथ की वैल्यू हमने 3.2, R1 की हमने विड्थ की वैल्यू रख ली है। विड्थ की वैल्यू रखने के लिए हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं सेट विड्थ, और उसकी वैल्यू हम रख ली यहाँ पे 4.5। अच्छा, यहाँ पे मैंने R1 के साथ सेट लेंथ और सेट विड्थ का फंक्शन कॉल कर लिया है। अगर आप R1 के साथ जो है वो सेट का फंक्शन भी डायरेक्टली कॉल कर लेते तो उसमें कोई इशू नहीं है। सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि जो डाटा टाइप आपने यूज़ किए हैं उसके रिस्पेक्टिव आपने वैल्यू प्रोवाइड करनी है, कि अगर आपने फ्लोट डाटा टाइप रखी है तो उसमें एफ आपने लाजमी लगाना है,
और अगर आपने नहीं लगा रखी तो अगर इवन देन आप फ्लोट के लिए f लगा भी देते हैं डबल टाइप के लिए तो तब भी कोई इशू नहीं होता, क्योंकि फ्लोटिंग वैल्यू जो है वो डबल वैल्यू के अंदर होल्ड की जा सकती है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हमने R2 की हमने वैल्यू सेट कर ली, जिसमें हमने इसकी लेंथ की वैल्यू रखी है 20 और इसकी विड्थ की वैल्यू रखी है हमने 36। इसके बाद आप देखें तो हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाते हैं। पहले रेक्टेंगल आउटपुट पे लिखा हुआ आएगा और उसके बाद हम लेंथ को शो करते हैं। R1 डॉट गेट लेंथ की मदद से हमने इसकी वैल्यू शो कर दी। फिर R1 डॉट गेट विड्थ से हमने इसकी वैल्यू शो कर दी। R1 डॉट गेट पैरामीटर से हमने इसकी पैरामीटर की वैल्यू शो की और R1 डॉट गेट एरिया से हमने इसकी एरिया की वैल्यू शो कर दी। तो ये तरीका अगर आप यूज़ करते हैं तब भी ठीक है। अगर आप जो है वो कोई एक मेथड बना लेते हैं जिसके अंदर आप डिस्प्ले का फंक्शन बना लेते हैं, उसके अंदर आप लेंथ विड्थ पैरामीटर एरिया सारी वैल्यू आप उसी के अंदर आप शो करवा लेते हैं, तब भी कोई इशू नहीं है, इसमें आप कर सकते हैं। तो वो भी बिल्कुल वैलिड होगा, क्योंकि आपसे ये कहा गया है कि आपने ये वैल्यू को डिस्प्ले करना है। उसमें ये नहीं कहा गया कि आपने एग्जैक्टली मेन मेथड के अंदर ही जो है ये वैल्यू इन मेथड को कॉल करके आपने करना है। तो अगर आप उसको डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन यहाँ पे कॉल करते हैं, लेकिन कोई फंक्शन आप बना लेते हैं एक्स्ट्रा रेक्टेंगल क्लास के अंदर, तो उसमें कोई मसला नहीं है, आप वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने रेक्टेंगल R1 की वैल्यू को डिस्प्ले किया और इस तरीके से रेक्टेंगल R2 की वैल्यू को हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर लिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। जी, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बड़ा इजी भी और बड़ा सिंपल भी। मुझे स्टूडेंट्स ने जो है वो क्वेश्चंस काफ़ी किए हैं इसमें से। इवन देन मैं फिर भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये थोड़ा सा इन चीज़ों में ट्रिकी हो जाएगा, कि जो आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को करने को कहा गया है वहाँ भी थोड़ा ट्रिकी होगा। अदरवाइज क्वेश्चन इटसेल्फ अगर आप देखें तो कितना डिफिकल्ट नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करना था, पहले हम क्वेश्चन समझते हैं और फिर इसके बाद इसका सोल्यूशन जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट द कोड फॉर द फॉलोइंग यूएमएल डायग्राम। हमने सिर्फ इस यूएमएल डायग्राम के लिए कोड लिखना है। तो इस यूएमएल डायग्राम के अंदर हमें कोई मेन क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस यूएमएल डायग्राम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास है और वो भी व्हीकल की क्लास है। ठीक है, और इस व्हीकल क्लास के अलावा हमें कोई और क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट ने मुझसे पूछा तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि आपको मेन क्लास की ज़रूरत नहीं है। इवन देन ये आपको खुद अंडरस्टैंड होना चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए इस सवाल को देख के कि जब हम यूएमएल डायग्राम देख रहे हैं तो फिर डायग्राम को देखना है और फिर डायग्राम के रिस्पेक्ट से देखना है कि डायग्राम में क्या चीज़ें हैं और वही चीज़ें आपको चाहिए, उसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसा कहा जाता है कि आप एक यूएमएल डायग्राम बनाएं या यूएमएल डायग्राम देखिए आप कोड लिखें और इसके लिए आप ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करें। फिर ऑब्जेक्ट के लिए फिर आप सोच सकते हैं कि आपको किस तरीके से उसके ऑब्जेक्ट बनाने हैं, उसके लिए आपको मेन क्लास की ज़रूरत पड़ेगी या आप इसी क्लास के अंदर मेन मेथड बनाएंगे, वो फिर आपका जो है वो डिसीजन आप ले सकते हैं। लेकिन जब आपको सिंपल ये कहा गया कि आपने यूएमएल डायग्राम का कोड लिखना है और इसके अलावा ऑब्जेक्ट बनाने की मतलब कोई जिक्र नहीं है और एक ही आपके पास क्लास गिवन है या इसी तरीके से आपके पास क्लास डायग्राम्स अवेलेबल हैं, तो फिर आप जो है ना इस चीज़ का ख्याल करेंगे कि आपने एग्जैक्टली सिर्फ क्लास डायग्राम को ही फॉलो करते हुए आपने इसका जो है वो कोड लिखना है। इससे ज़्यादा आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अंदर 4 एट्रीब्यूट्स हैं, कलर, स्पीड, फ्यूल और स्टेट। कलर जो है अगर आप देखें तो ये एक तो प्राइवेट है, इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है। स्पीड है वो प्राइवेट है, इसकी डेटा टाइप डबल है। फ्यूल जो है इसकी जो विजिबिलिटी है वो प्राइवेट है और इसकी जो डेटा टाइप है वो डबल है। इसके बाद स्टेट देखें तो स्टेट जो है वो उसकी विजिबिलिटी पब्लिक है, यानी कि आप स्टेट को जो है वो ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, आपको मेथड की जो है वो लाजमी ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे इसकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। इसके अलावा आप नेक्स्ट देखेंगे कि यहाँ पे इनपुट का मेथड है और इसके अलावा ऐड फ्यूल का मेथड है, मूविंग का मेथड है, स्टॉप का मेथड है और डिस्प्ले का मेथड है। और इसमें से सिर्फ ऐड फ्यूल का जो मेथड है इसकी रिटर्न टाइप आपको डबल नज़र आ रही है, बाकी सब की आपको रिटर्न टाइप वॉइड नज़र आएगी और ये सारे के सारे मेथड आपको पब्लिक नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये आपका जो कोड होना चाहिए उसके अंदर यही चीज़ें होना चाहिए। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ आप डालेंगे तो वो नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग इसलिए होगी क्योंकि क्लास डायग्राम को जब आप फॉलो करते हैं तो एग्जैक्टली क्लास डायग्राम को फॉलो करते हैं। अगर आप उसमें कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उसके लिए आपको क्लास डायग्राम में पहले एडिशन करनी पड़ेगी, क्लास डायग्राम को मॉडिफाई करना पड़ेगा और उसके बाद आपको कोड के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर आपको
डायग्राम आपको मिल चुकी है, तो उसका मतलब ये है कि अब आप उसके अंदर अपनी तरफ से कोई मेथड या अपनी तरफ से कोई और चीज़ ऐड नहीं कर सकते। तो इसमें अगर आप कोई और एक्स्ट्रा चीज़ डालने की कोशिश करेंगे तो यकीनी तौर पे वो क्या होगी, वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी कि आपने क्लास डायग्राम को जो है उसका कोड नहीं लिखा, आपने कोड के अंदर तब्दीली कर दी है। अच्छा, अब इस वाले प्रोग्राम में देखें तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, या रिस्ट्रिक्शन से ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा कि इसके अंदर हर मेथड की इंफॉर्मेशन दी गई है कि हर मेथड में क्या-क्या काम जो है परफॉर्म हो रहे हैं। तो अब ज़रा देखते हैं, इसमें सबसे पहले है कि इनपुट का मेथड है। इनपुट में आप क्या करेंगे, आस्क यूज़र। अब आपने यहाँ से यूज़र से पूछना है, ठीक है? यहाँ पे आस्क यूज़र का लफ्ज़ आ रहा है। आस्क यूज़र टू प्रोवाइड वैल्यूज़ फॉर कलर। आप यूज़र से पूछेंगे वैल्यूज़ किस-किस की पूछेंगे, कलर की, फ्यूल और फ्यूल की वैल्यू आप पूछेंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ फॉर स्पीड इज़ 0 एंड स्टेट इज़ स्टॉप्ड। जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं स्पीड की वो होगी 0, और जो स्टेट की होगी वो क्या होगी, स्टॉप होगी। चलिए हम ज़रा मैं इसमें जो स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो ज़िक्र करता हूँ, साथ-साथ हम उसका सॉल्यूशन भी जो है वो देखते रहते हैं। ताकि जो से हम चीज़ यहाँ पे समझें, उसके बाद उसका सॉल्यूशन जो है देखेंगे, उसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे बना, ताकि उसको मैप करना आसान हो। अगर मैं सारा क्वेश्चन के सारे कंडीशंस आपके सामने एक साथ बोल दूँ और फिर उसके बाद सॉल्यूशन पे आऊँ, तो वो आपको कंडीशन भूल जाएँगी। तो कंडीशन को उनके साथ सॉल्यूशन के साथ मैप करना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि किस क्वेश्चन के किस कंडीशन के बेस पे क्या सॉल्यूशन जो है वो बनना चाहिए था। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखें तो यहाँ पे हमें एक इंपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इंपोर्ट के मार्क्स हैं, और वो इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट करते हैं कि आपने यहाँ पे आस्क यूज़र टू प्रोवाइड वैल्यूज़ की जो इन्फॉर्मेशन है या उसका मीनिंग जो है वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया था, और आपने उसकी बेस पे अंडरस्टैंड कर लिया कि यहाँ पे आपको स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इंपोर्ट लाज़मी करनी थी। तो इंपोर्ट आप करेंगे, इंपोर्ट java.util.scanner, ठीक है? इसके बाद हमारे पास क्लास है व्हीकल, जैसे कि हमारी क्लास डायग्राम में पता चल रहा है, और इसको हमने रखा हुआ है पब्लिक। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे कलर, स्पीड, फ्यूल, स्टेट, ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं। कलर की डेटा टाइप स्ट्रिंग है और इसको हमने प्राइवेट रखा है, जैसे क्लास डायग्राम में जिक्र हो रहा था। स्पीड है, इसकी हमने डेटा टाइप रखी है डबल, और इसकी विजिबिलिटी हमने रखी है प्राइवेट, और इसकी इनिशियल वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने क्या रखी है, 0 रखी है, ठीक है? तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप यहाँ पे भी इसकी रख सकते हैं, जैसे कि हम एक दफ़ा पहले भी इसको यूज़ कर चुके हुए हैं। तो चूँकि बिल्कुल लास्ट टाइम में हमने इसको यूज़ किया हुआ था, तो उसी रिस्पेक्ट से जो है मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाना था, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्लास डायग्राम का पार्ट नहीं है। तो अगर आपने कंस्ट्रक्टर बनाया तो आपने गलत आंसर किया हुआ है, ठीक है? हाँ, अलबत्ता आप इस तरीके से यकीनन जो है वो कर सकते हैं, और यही तरीका था जो उसका सॉल्यूशन का जो है पॉसिबल बनना चाहिए था। इसके बाद जो है आपके पास जो फ्यूल है, इसकी जो टाइप है वो है डबल, और इसकी विजिबिलिटी भी प्राइवेट है। इसके बाद स्टेट है, इसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और इसको हमने पब्लिक रखा हुआ है, जैसे कि हमने क्लास डायग्राम में इसका ज़िक्र किया कि ये पब्लिक होगा, और इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो क्या होगी, वो स्टॉप्ड होगी, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको बता दिया है, ठीक है? अब इसके बाद इनपुट का मेथड है, और इनपुट के मेथड के अंदर हमने जैसे कि अभी पहले इनपुट मेथड को ही देखा है, तो इनपुट का मेथड बनाया, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, और इसको हमने पब्लिक बनाया क्योंकि यही हमें क्लास डायग्राम के अंदर इन्फॉर्मेशन गिवन थी। और इस क्लास के अंदर हमने इस मेथड के अंदर हमने क्या करना था, हमने यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेनी है। तो इनपुट लेने के लिए हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया इनपुट, और इसको हमने इनिशियलाइज़ कर लिया न्यू स्कैनर, और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर न्यू स्कैनर का जो स्कैनर का कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर हमने सिस्टम डॉट इन पास कर लिया, जैसे कि हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी ने कोई और ऑब्जेक्ट का नाम रखा हुआ है तो मुझे ऑब्जेक्ट के नाम तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होना लाजमी है। इसके बाद हम यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं, एंटर द कलर। और अगर आपने ये मैसेज नहीं भी डिस्प्ले किया तो एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास है जी, आस्क यूज़र टू प्रोवाइड वैल्यूज़ फॉर कलर एंड फ्यूल। तो आपने आस्क करना है, आपने पूछना है, तो उसके लिए ये मैसेज आपके पास आउटपुट पे आना चाहिए कि उससे आपने किसी तरीके से पूछना है कि वो कलर जो है वो बताए। तो उसके लिए आप स्टेटमेंट जो है वो जैसे भी लिख रहे हैं, लेकिन वो मीनिंग अगर ये देती है कि आप कलर पूछ रहे हैं, तो वो बिल्कुल वैलिड होगी। तो एंटर द कलर, और फिर आप यहाँ पे कलर जो है वो गेट कर लेते हैं इस स्टेटमेंट से। और इसके बाद फिर आप जो है वो फ्यूल की इंफॉर्मेशन आप उससे गेट कर लेते हैं, और फ्यूल की इंफॉर्मेशन जो है वो उसको आप यहाँ पे गेट जो है वो कर लेते हैं।
अच्छा जी, इसके बाद जो है हम यहाँ पे कर लेते हैं इनपुट डॉट क्लोज, यानी कि जो स्कैनर क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है हमने उसको यहाँ पे आके क्लोज कर लिया। तो ये इनपुट का मेथड आपने इस तरीके से जो है वो डेवलप करना है। तो आई होप कि आपने इसी तरीके से इसको डेवलप किया होगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेथड है ऐड फ्यूल। ऐड फ्यूल का जो मेथड है इसमें आप देखें तो हमने क्या करना है, हमने करना है आस्क यूज़र टू प्रोवाइड वैल्यू फॉर फ्यूल टू ऐड। हम यूज़र से जो है फ्यूल की वैल्यू पूछेंगे, ये फ्यूल हमने ऐड करनी है, इसको ख्याल रखिएगा, ये हमने ऐड करनी थी, ठीक है। ऐड दैट वैल्यू इन द फ्यूल, आपने इस वैल्यू को फ्यूल में ऐड करना है। और फ्यूल क्या चीज़ है, ये एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं कि इस एट्रीब्यूट को आपने ऐड करना है। एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ टोटल फ्यूल, फिर आप टोटल फ्यूल की वैल्यू को रिटर्न करेंगे। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट का जो है ना मकसद जो है वो आपको हिंट देना है कि आप ऐड का मतलब समझ सकें कि ऐड का मतलब क्या है। इसका मतलब यहाँ पे ये वाज़ह होता है कि आपके पास फ्यूल की वैल्यू आप जो आर्गुमेंट में रिसीव करेंगे उसको आप एग्जिस्टिंग जो फ्यूल होगा उसके साथ आप सम करेंगे, और सम करने के बाद उसको वैल्यू को आप जो है वो अपडेट कर लेंगे, और फिर जो वैल्यू टोटल बनेगी उसको आपने क्या करना है, उसको आपने रिटर्न करना है। तो ये आपके पास बनेगी रिटर्न वैल्यू फॉर टोटल फ्यूल। अब अगर आप इसका सॉल्यूशन देखें तो ऐड फ्यूल के मेथड में आते हैं जी, ये हमारे पास ऐड फ्यूल का मेथड है। इस ऐड फ्यूल के मेथड में देखें तो मेथड का नाम है ऐड फ्यूल, जैसे कि हमें गिवन था। इसकी रिटर्न टाइप डबल है, जैसे कि हमें गिवन है। ये सिर्फ ऐड फ्यूल का ही मेथड है जो कि डबल वैल्यू जो है वो रिटर्न करवा रहा है, या उसमें रिटर्न हो रही है, और ये हमने पब्लिक रखी। इसके अलावा हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद हम एक मैसेज पूछते देते हैं कि कितना फ्यूल ऐड करना है, क्योंकि हमने आस्क कहा हुआ है तो हमने उससे पूछना है ताकि वो हमें आंसर कर सके, जो यूज़र है जो उस एप्लीकेशन को यूज़ करेगा। फिर है डबल फ्यूल। हम यहाँ पे फ्यूल जो है वो एक लोकल वेरिएबल बना के इसके अंदर हम वैल्यू फ्यूल की गेट कर लेते हैं डबल टाइप की। फिर इसमें देखें तो हम क्लास का जो एट्रीब्यूट है दिस डॉट फ्यूल की मदद से हम उसके अंदर जो यहाँ पे वैल्यू हमने लोकल वेरिएबल से हमने बना के रख ली है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम उसके अंदर जो है उसकी वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जब ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गई तो इससे हमारे पास ये क्लियर हो गया कि जो यूज़र ने वैल्यू हमें बताई होगी वो फ्यूल वाली वैल्यू यहाँ पे ऐड हो चुकी है और सम हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद हमें स्कैनर क्लास की ज़रूरत नहीं है, तो हमने इसको क्लोज कर लिया, और इसी जो टोटल फ्यूल की वैल्यू बन चुकी है इस वैल्यू को हमने जो है वो रिटर्न करवा दिया। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक जो है वो ऐड फ्यूल तक हम आ चुके हैं। यहाँ पे हमने सेकंड वाला जो है इसका पॉइंट जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। रिमेनिंग जो है वो मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करता हूँ। मैं अब यहाँ पे सेशन क्लोज करता हूँ, और पूरी तौर पे हम इस सेशन को दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ताकि जो रिमेनिंग पार्ट है और जो रिमेनिंग प्रोग्राम है सोल्यूशन जो है उसको भी हम डिस्कस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।